क्या आपको पता है कि जैकलिन फर्नांडिस ने अपना एक पूरा आइलैंड ही खरीद लिया है। ये आइलैंड है कहाँ, जानेंगे आज। इस पति पत्नी की सच्चाई जानकर आपको विश्वास नहीं होगा और पेट्रोल भरवाते वक्त इस चीज का ध्यान नहीं रखा तो हो जाएंगे लाखों का नुकसान, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, जैकलिन फर्नांडिस का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। श्रीलंकन ब्यूटी के बारे में आपने कई तरीके की खबरें पढ़ी होंगी, पर आज हम आपको उनके बारे में कुछ ऐसा बताएंगे जिसके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना और पढ़ा होगा। जैकलिन ने श्रीलंका में अपने लिए एक प्राइवेट आइलैंड खरीदा है जिसे उन्होंने 2012 में ही अपने नाम रजिस्टर करवा लिया था। 4 एकड़ में फैला उनका ये आइलैंड श्रीलंकन क्रिकेटर कुमार संगकारा के आइलैंड के पास है। जैकलिन अक्सर अपनी कमाई को श्रीलंका में प्रॉपर्टी खरीदने में खर्च करती है और जल्द ही वे अपने इस आइलैंड पर अपने लिए एक लग्जरी विला बनाएगी, जिसके बारे में अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। नंबर 8, अगर एक व्यक्ति अपने पार्टनर के अलावा किसी और महिला से संबंध बनाता है तो इसे चीटिंग नाम दिया जाता है और ये उनके रिश्ते को खत्म करने का एक कारण बनता है। पर आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रहे हैं जो अपने पति को दूसरी महिलाओं के साथ संबंध बनाने से नहीं रोकती, बल्कि उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। मिलिए मोनिका हल्ट से। यूएसए की रहने वाली 37 साल की मोनिका की शादी 6 साल पहले जॉन से हुई थी। मोनिका पिछले 6 साल से एक ट्रेडिशनल हाउसवाइफ की तरह रह रही है, वो भी अपनी मर्जी से। मोनिका दिन भर अपने पति का ख्याल रखती है और पूरा दिन सिर्फ अपने पति की केयर टेकिंग में निकाल देती है। मोनिका का कहना है कि ऐसा करना उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि वे अपने पति से बहुत प्यार करती है। मजे की बात तो ये है कि वे अपने पति को और महिलाओं के साथ संबंध बनाने से भी नहीं रोकती। उनका कहना है कि जॉन ऐसा करके खुश होता है, इसलिए वे उन्हें सपोर्ट करती हैं। इस बारे में जॉन का कहना है कि वे एक मर्द हैं और हर मर्द चाहता है कि वो कई महिलाओं के साथ संबंध बना सके और वे अपने पत्नी को बताकर ऐसा करते हैं, इसलिए उन्हें पकड़े जाने का भी कोई डर नहीं होता। इससे उनका मोनिका का साथ रिश्ता मजबूत होता है, मतलब गजब ही कपल है ये। नंबर 7, आपने भी अक्सर नोटिस किया होगा कि आजकल मार्केट में जो ट्रक आते हैं उनमें ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से मिरर लगा हुआ होता है, पर आखिर इस मिरर का काम क्या होता है, चलिए आज आपको बताते हैं। इस मिरर को प्रॉक्सिमिटी मिरर के नाम से जाना जाता है, जिसका काम होता है ट्रक के फ्रंट पर मौजूद सभी ब्लाइंड स्पॉट को कवर करना। क्योंकि ट्रक की ऊंचाई काफी ज्यादा होती है, ऐसे में अगर कोई ट्रक के सामने आके खड़ा हो जाएगा तो ड्राइवर को दिखाई नहीं देगा, पर इस मिरर की मदद से ड्राइवर ट्रक के सामने आने वाले हर ऑब्जेक्ट को देख पाता है। क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 6, भारत में अक्सर स्कूल्स ऐसे होते हैं जहां या तो सिर्फ गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं या अमीर बच्चे ही पढ़ते हैं। अमेरिका में भी स्कूल्स का मॉडल कुछ ऐसा ही होता है, पर दिल्ली सरकार दिल्ली के एजुकेशन सेटअप को आर्थिक रूप से डाइवर्स बना रही है। कैसे, चलिए आपको समझाते हैं। नॉर्वे और फिनलैंड के स्कूल्स में इकोनॉमिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यानी एक स्कूल की एक क्लास में आपको अमीर बच्चे भी मिल जाएंगे और गरीब बच्चे भी मिल जाएंगे, जो कि दुनिया का एक बेहद शानदार स्कूलिंग मॉडल है और इसी मॉडल को काफी करीब से सीख रही है दिल्ली सरकार। और ये इकोनॉमिक डाइवर्सिटी जल्द ही दिल्ली के स्कूल्स में भी देखने को मिलेगी। अगर ऐसा हो जाता है तो दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में क्रांति आना तो पक्का है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 5, आपने भी अक्सर नोटिस किया होगा कि जहां एक तरफ साइकिल से लेकर प्लेन तक के सभी टायर्स एक साइज के होते हैं, वहीं रिएक्टर के टायर्स अलग अलग शेप के होते हैं। पर आखिर क्यों, चलिए आज आपको बताते हैं। ट्रैक्टर को काफी दलदल भरे इलाके में चलना होता है और साथ ही जुताई करते हुए ट्रैक्टर्स को जमीन खोदनी होती है, जो काम सिर्फ बड़े टायर्स की मदद से किया जा सकता है। इसलिए ट्रैक्टर के पीछे टायर्स बड़े होते हैं, वहीं ट्रैक्टर को काफी तीखे मोड़ लेने पड़ते हैं। इसीलिए ट्रैक्टर के आगे वाले हिस्से में छोटे टायर्स लगाए जाते हैं ताकि ट्रैक्टर्स तो मुड़ने में आसानी हो, जो बड़े टायर्स के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता। क्या आप ट्रैक्टर के बारे में ये फैक्ट पहले से जानते थे? कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 4, कई ऐसी फिल्में हैं जिन्हें बनाने में काफी ज्यादा खर्च किया जाता है और ऐसी ही एक फिल्म के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे बनाने में देश का पूरा गोल्ड पेंट खत्म हो गया। हम बात कर रहे हैं फिल्म हॉबिट की। इस फिल्म को बनाने के लिए इतना गोल्ड पेंट इस्तेमाल में आया था कि स्टूडियो ने न्यूजीलैंड में मौजूद सारा गोल्ड पेंट खरीद लिया और वो भी कम पड़ गया, जिसके बाद जर्मनी से गोल्ड पेंट मंगाना पड़ा। नंबर 3, आजकल पार्टीज में जिस तरीके से डीजे सबके म्यूजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए गाने बजाता है और पार्टी के माहौल को मजेदार बनाता है, वैसे ही एंशिएंट रोम की पार्टीज में विंड डीजेस हुआ करते थे। पर ये वाइन डीजेस क्या है, चलिए आज आपको बताते हैं। एंशिएंट रोम की पार्टीज में वाइन और पानी को मिलाकर सर्व किया जाता था। इस वाइन को सर्व करने के लिए पार्टी में एक व्यक्ति होता था जिसे आर्बिटर बिहेंडी यानी जज ऑफ ड्रिंकिंग के नाम से जाना जाता था। इस व्यक्ति का काम होता था पार्टी के माहौल में देखकर वाइन में पानी की मात्रा कम और ज्यादा
ज्यादा करना। अगर पार्टी बोरिंग होने लगती थी तो ये व्यक्ति वाइन में पानी की मात्रा कम करके उसे सर्व करता था, और अगर कोई नशे में झगड़ा करने लगता तो उसे नॉर्मल रखने के लिए वाइन में पानी की मात्रा को बढ़ाकर सर्व करता। इसीलिए इसे वाइन डीजे के नाम से जाना जाता था। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको कौन सी हीरोइन दिख रही है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। नंबर 2, कोका कोला दुनिया की एक जानी मानी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है, पर क्या आप जानते हैं कि 1977 में कोका कोला को भारत छोड़कर जाना पड़ गया। 1977 में भारत सरकार ने सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनीज के लिए कुछ रूल्स बनाए, जिनके चलते सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज को भारी नुकसान होने लगा और उनकी सेल्स भी काफी तेजी से गिरने लगी। जब कोका कोला को लगा कि भारत में रहकर वे नुकसान झेलेंगे तो उन्होंने भारत से चले जाने का फैसला किया। भारत के लोगों को कोका कोला की याद न आए, इसके लिए भारत सरकार ने अपना एक सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च किया जिसका नाम था 777, जिसे लोगों ने खास पसंद नहीं किया और भारत के मार्केट में अपनी डिमांड को देखते हुए कोका कोला ने फिर से भारत का रुख किया और भारत की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सॉफ्ट ड्रिंक बनी। नंबर 1, फ्यूल स्टेशन पर अक्सर स्कैम होने का खतरा होता है। ऐसे में आज हम आपको 2 ऐसी टिप्स देंगे जो आपको फ्यूल स्टेशन पर होने वाले स्कैम से बचा सकती है। पहली टिप तो ये है कि आपको फ्यूल डलवाते हुए हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि आप राउंड फिगर में फ्यूल ना डलवाएं। और दूसरी टिप ये है कि जब भी आपकी गाड़ी में फ्यूल डाला जाए तो आपको ध्यान रखना है कि फ्यूल डालने वाला व्यक्ति नोजल को पकड़कर ना खड़ा हो, क्योंकि फ्यूल स्टेशन की रूल बुक के हिसाब से फ्यूल डालने वाले व्यक्ति को नोजल को ऑटो फिलिंग पर डालकर साइड में हो जाना चाहिए, और जब ऑटो कट हो जाए तब नोजल को गाड़ी से बाहर निकाल देना चाहिए। पर अगर फ्यूल डालने वाला व्यक्ति नोजल पकड़कर खड़ा होता है तो इसका मतलब है कि वो कोई स्कैम कर रहा है, इसीलिए उसे ऐसा करने से रोकना आपका अधिकार है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करोगे तो आपके दोस्तों को पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली वीडियोस देखते हैं, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।